नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत कर रखी थी कि रोज़ाना एक गद्य लेखक, तो उसी कड़ी के अंदर मैं जो है एक अन्य गद्य लेखक लेकर जो है उपस्थित हुआ हूं। थोड़ा आज खाना खाते वक्त जीभ जो कट गई थी, ठीक है तो एक अन्य गद्य लेखक लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो भीष्म साहनी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि भीष्म साहनी के अगर नाटक और उपन्यास नाटकों में अगर ज़्यादा समय लग गया तो मैं फिर उनके उपन्यास के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो उसी कड़ी के अंदर मैं उपन्यास से संबंधित एक अलग वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो मतलब लगातार जो है मैं पहले ही आपको बताया था कि मैं क्या करूँगा कि जो गद्य लेखक हैं 60 दिनों में, कहने से तात्पर्य लगभग अप्रैल मध्य तक, ठीक है ना, आपके 100 से अधिक गद्य लेखक मैं करवा दूंगा कम से कम, ये मेरा वादा आपसे। और उसमें से जो प्रमुख हैं उनके तो मैं रचनाओं के बारे में और रचनाओं के अंदर क्या है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करूंगा। और कुछ जो विधाएं हैं उनके बारे में मैं सीधे ही ट्रिक बताऊंगा। सभी ट्रिक्स रहेंगी। नंबर लग रहे हैं क्लास के भी, क्लास 1, 2, 3 इनकी क्लासों के नंबर अलग लग रहे हैं। जो शाम को क्लास हो रही है पूरे कोर्स की, उसके नंबरिंग अलग लग रहे हैं, उनको भी उसी तरह से यूट्यूब पर रखा गया है। ये 2 बातें। और एक बात और थी कि जैसे आप लिखते हैं भी, देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं कि नाइस क्लास, बहुत अच्छा है, इस तरह से जो करते हैं, उसके साथ साथ आप एक बात और बताएं कि जैसा मैंने पीछे क्या किया था कि मैं खुद लिखता था। जैसे यहाँ मतलब कहने का मतलब आपके सामने कैमरे के सामने उपस्थित होने के बाद फिर मैं ट्रिक्स यहाँ बोर्ड पर लिखता था। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जैसे बच्चे कह रहे थे सर वीडियो थोड़ा सा छोटा रख लें, थोड़ा इजी हो जाए, तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि समय बचाने के लिए क्यों ना मैं पहले से ही बोर्ड पर अगर लिख दिया जाए ट्रिक को तो थोड़ा समय बच जाएगा। तो इस बारे में भी आप अपनी राय जरूर दें कि पहले से बोर्ड पर लिख दी जाए ट्रिक्स, और या फिर जिस तरह से अभी ये लिखी हुई है इस तरह से, और फिर मैं इसको समझा दूं। अभी मैं समझाऊंगा, आप देख लेना, ठीक है ना। और या फिर ऐसा कि मैं साथ का साथ लिखूं। एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि मैं जो ये बड़ी वीडियो लेके आ रहा हूँ इसी तरह से रखें, या फिर फटाफट आप सिर्फ रचनाएं पढ़ना चाहते हैं तो मैं रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से आपको स्पीड से याद करवा दूँ। तो ये दोनों बातें अपनी राय जैसे भी है आप दे सकते हैं मैसेज के माध्यम से, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं भीष्म साहनी के उपन्यास। भीष्म साहनी के उपन्यास की बात करें तो इनकी एक ट्रिक है कि भीष्म साहनी के उपन्यास, ठीक है ना, भीष्म साहनी के उपन्यास, ठीक है ना, या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि भीष्म साहनी के झरोखे की कड़ियाँ। भीष्म साहनी के झरोखे की कड़ियाँ तमस और बसंती से, भीष्म साहनी के झरोखे की कड़ियाँ, ठीक है ना, भीष्म साहनी के झरोखे की कड़ियाँ तमस और बसंती से उसी प्रकार जुड़ी हुई है जैसे मयादास की माड़ी और कुंतो, मयादास की माड़ी और कुंतो नीलू नीलिमा नीलोफर से जुड़ी हुई है। क्या कि भीष्म साहनी के झरोखे की कड़ियाँ, भीष्म साहनी के झरोखे की कड़ियाँ जो है वो तमस और बसंती से, तमस और बसंती से उसी प्रकार जुड़ी हुई है जैसे मयादास की माड़ी और कुंतो, मयादास की माड़ी और कुंतो नीलू नीलिमा नीलोफर से जुड़ी हुई है। इस तरह से इनके हैं। पहला जो इनका उपन्यास था वो इनका पहला इनका उपन्यास था झरोखे, जो 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1967 में वो प्रकाशित हुआ था। दूसरा इनका उपन्यास था कड़ियाँ, जो 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा इनका उपन्यास था कड़ियाँ, जो 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा इनका उपन्यास तमस था, जो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसे 1975 ईस्वी में क्या बोलते हैं उसको, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो मैं इसकी थोड़ा सा ट्रिक आपको थोड़ा देख के आपको आसान रहेगा, साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि भीष्म साहनी के झरोखे की कड़ियाँ, ठीक है ना, भीष्म साहनी के झरोखे की कड़ियाँ तमस और बसंती से उसी प्रकार जुड़ी हुई है जैसे मयादास की माड़ी और कुंतो नीलू नीलिमा और नीलोफर से जुड़ी है। झरोखे की रचना 1967 ईस्वी में हुई थी, कड़ियाँ की रचना 1970 ईस्वी में हुई थी, तमस की रचना 1973 ईस्वी में, बसंती की रचना 1980 ईस्वी में,
मायादास की माड़ी की रचना 1988 ईस्वी में, कुंतो की रचना 1993 ईस्वी में, नीलू, नीलिमा और नीलोफर की रचना 2000 ईस्वी में। ठीक है ना। झरोखे जो है, झरोखे में क्या किया गया है कि एक आर्य समाजी परिवार का चित्रण है इसमें, और इसमें एक बच्चे के माध्यम से जो है लेखक जो है कुछ कहना चाहते हैं। बच्चे के माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि एक तरह से झरोखा है, हम जो करते हैं ना, हम जो करते हैं वही बच्चे देखते हैं और वही फिर बच्चे करते हैं। ऐसी एक कहानी है, इसी में एक कहानी बताई हुई है कि जैसे एक माता है, एक माँ है और एक उसका पुत्र है, छोटा है। तो माँ जो है, छोटा बच्चा है, माँ जो है वो क्या करती है कि अक्सर उससे कोई मिलने आता है या जैसे पड़ोसन है या अन्य कोई है, तो वो बच्चे को जब वो बिजी होती है या व्यस्त होती है तो वो बच्चे को बोल देती है कि बोल दो मैं घर पर नहीं हूँ। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या है कि उसकी आदत, बच्चा बार बार देखता है कि हाँ माँ झूठ बोल रही है। फिर एक बार क्या है कि घर में देखते हैं कि थोड़े पैसों की चोरी हो जाती है। फिर पता चलता है कि पैसे जो चुराए हैं वो बच्चे ने चुराए हैं। तो बच्चे से कहा जाता है कि भी पूछा जाता है कि क्या तुमने पैसे चुराए हैं, तो बच्चा बोलता है कि नहीं मैंने नहीं चुराए हैं। फिर जब पता चलता है तो उससे कहा जाता है कि बेटा झूठ बोलना जो है बुरी बात है। तब वह बच्चा कहता है कि माँ आप रोज़ झूठ बोलते हो ना, तो फिर बुरी बात है, तो आप क्यों झूठ बोलते हो। तो कहने से तात्पर्य है कि हम जो करते हैं जीवन में वही बच्चे देखते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि कब जो बच्चे हम देखते हैं कि अचानक हमारा बच्चा क्या है कि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिनको हम गाली कहते हैं। तो फिर हमें अचानक लगता है अरे ये कहाँ से सीखा। तो पता चलता है, पूछते अरे किससे सीखा तू, कि मैं तो पापा से सीखा। अब पता चलता है अरे पापा को पता चलता है कि अरे पापा तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते ही नहीं है। फिर पता चलता है कि नहीं करते क्यों नहीं है, करते हैं भैया, तकिया कलाम के रूप में करते हैं, और कभी न कभी बीच बीच में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, और उन्हीं से ये ऐसी बातें सीखा है। तो इस तरह से हम परिवार में जो करते हैं बच्चे वहीं देखते हैं। हम सोचते हैं कि ये मासूम है, ये कुछ देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ देखते हैं। इन्हीं चीज़ों को इसमें चित्रित किया गया है। फिर कड़ियाँ आती हैं, और फिर तमस है। तमस के अंदर क्या है कि इसमें जो सांप्रदायिक दंगे हैं, दंगों का चित्रण किया गया है। ठीक है ना। ये 1973 में इसकी रचना हुई थी, और 1975 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इसी पर 1988 ईस्वी में गोविंद निहलानी है, उन्होंने 1988 उनके निर्देशन में 1988 ईस्वी में तमस नाम से एक फिल्म भी बनी थी, जिसे 35वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 35वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तमस नाम से फिल्म भी बनी थी, तमस पर। यह सांप्रदायिक दंगों पर लिखी गई उपन्यास है कि किस प्रकार सांप्रदायिक दंगों में जो है कुछ लोग, जैसे इसमें बताया गया है कि जो सांप्रदायिकता है वो हमारे देश के लिए कहीं न कहीं एक हमारे देश की एक कमजोरी रही है कि पहले अंग्रेजों ने उस सांप्रदायिकता का लाभ उठाते हुए हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाकर हम पर राज किया, हमें गुलाम बनाया। और उसके बाद जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली तो कहीं न कहीं जो नेतृत्व करता थे या जो नेता थे, उन लोगों ने, राजनीतिक दलों ने फिर उसी का फ़ायदा उठाया, और वो खुद अपना पेट भरते रहे, हम लोगों को वो आपस में लड़वाते रहे। तो वास्तविक हकीकत क्या है कि ये जो है इस सांप्रदायिकता का जो दंश है उससे हम कभी भी हमारा पीछा नहीं छूटा है। वो अभी तक भी हमारे अंदर हमें वो अभी तक भी उसकी पीड़ा जो है हम भोग रहे हैं। और सांप्रदायिकता के नाम पर जो मारे जाते हैं वो न तो हिंदू होते हैं न मुसलमान होते हैं, वो केवल इंसान होते हैं। और वो क्या है कि बलि दे दी जाते हैं राजनीतिक दलों या अन्य जो भी लोग हैं, जो स्वयं का हित चाहने वाले लोग हैं। ऐसे लोग जो साम दाम दंड भेद से उन्हें सिर्फ लोभी है, या जो उन्हें धन नहीं चाहिए, या वो सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं साम दाम दंड भेद से। तो ऐसे लोग क्या है सांप्रदायिकता का लाभ उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, और मासूम जो है उसमें मारे जाते हैं। तो इस चीज़ को सांप्रदायिकता के बारे में ये बताया गया है। उसके बाद जो मायादास की बसंती है, फिर मायादास की माड़ी है, उसकी रचना 1988 ईस्वी में हुई थी। मायादास की माड़ी भी पंजाब का एक क्षेत्र है। मायादास की माड़ी वहाँ का चित्रण है, वहाँ 1840 से लेकर 1920 ईस्वी तक का चित्रण किया गया है। ऐसा कहा जाता है खालसा के 3 पीढ़ियों का इसके अंदर चित्रण किया गया है। और अंग्रेजों द्वारा एक कर लगाया जाता है, उसका उस समय के जो जमींदार होते हैं उनका समर्थन करते हैं, फिर जनता का जो विद्रोह है वो इसमें दिखाया गया है। ठीक है ना। फिर कुंतो आ जाती है। कुंतो के बाद नीलू, नीलिमा और नीलोफर है। नीलू जो है वो हिंदू है जो मुसलमान लड़के से विवाह करती है।
नीलिमा जो है वो मुसलमान है, वो हिंदू लड़के से विवाह करती है, और नीलोफर है जो ईसाई है। तो इस तरह से ये दिखाया गया है कि स्त्री की जो नियति है उसका चित्रण किया गया है कि स्त्री चाहे किसी भी जाति किसी धर्म में चली जाए वो स्त्री ही रहती है, उस पर अत्याचार होते होते हैं उसे दुखों का सामना करना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं भीष्म साहनी ने, चाहे इनके नाटक है, चाहे इनकी कहानियाँ है, चाहे इनके उपन्यास है, तो इन्होंने सांप्रदायिकता को कहीं ना कहीं भी लिया है कि जो सांप्रदायिकता है वो हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, जिससे हमारा पीछा छूट ही नहीं रहा है। हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर से बढ़ जाती है। हम जितना कम करने की कोशिश कर रहे हैं वो उतनी ही बढ़ती जा रही है। और दूसरा, ये इन्होंने स्त्री स्वातंत्र्य पर भी बल दिया है, या स्त्री की विडंबना का चित्रण किया है, उसके दर्द को, उसकी पीड़ा का चित्रण किया है कि किस प्रकार जो है पितृसत्तात्मक जो समाज है, जो पुरुष प्रधान व्यवस्था है, उसमें किस तरह से स्त्री का जो शोषण हो रहा है और वो लगातार ही पीड़ा सहन करती है, चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। तो ये सारी बातें जो है भीष्म साहनी के नाटकों में, उपन्यास में या कहानियों में ये सारी बातें मिल जाएंगी। एक बार फिर से मैं बता दूं भीष्म साहनी के उपन्यास की ट्रिक कि भीष्म साहनी के जरोखे की कड़ियाँ, भीष्म साहनी के जरोखे की कड़ियाँ तमस और बसंती से उसी प्रकार जुड़ी हुई हैं जैसे मयादास की माड़ी और कुंतो नीलू, नीलिमा और नीलोफर से जुड़ी है। ये ऐप पर है, शिवरात्रि पर ऑफर है छोटा सा। ये टेस्ट सीरीज जो है वीडियो फॉर्मेट में रहेगी, मैं बता रहा हूँ पहले से, जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो नहीं रहने वाला। कोर्स जो है व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक का केवल 999 रुपये में है। कितने में? केवल 999 रुपये में। बार बार ये ऑफर आपको मिलेगा नहीं, और जो वैलिडिटी है वो एग्ज़ाम तक है। वैलिडिटी जो है वो एग्ज़ाम तक रहेगी, कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक टेस्ट सीरीज सिर्फ 99 रुपये में है, ठीक है ना। शुक्ल के 50 टेस्ट, नगेंद्र के 50 टेस्ट, व्याख्याता के 100 टेस्ट, वरिष्ठ अध्यापक के 100 टेस्ट, नेट सेट के 50 टेस्ट, प्रत्येक टेस्ट सीरीज जो है 99 रुपये की रहेगी, और जितने बता रखे हैं उससे ज़्यादा ही आपको मिलेंगे अप्रैल तक। कहने से तात्पर्य, ये तो 100 अभी वर्तमान में 70-80 उपलब्ध होंगे, ये भी 70-80 उपलब्ध होंगे। ये थोड़े कम है, 20 के लगभग, 25 के लगभग ये टेस्ट है, 20-20, 25-25 टेस्ट है। बाकी आपको अप्रैल तक सारे के सारे, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये सभी की सभी जो है सामग्री आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो इससे कम होने वाला है नहीं। पीछे का 400 रुपये था और फिर 199 किया था, अब ये 99 किया। इसके बाद फिर बार बार मैं निकालता नहीं हूँ, आपको ध्यान है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। पर्सनल जो व्यक्तिगत मेरी आपकी से राय यही है कि शुक्ल और नगेंद्र, अगर आप वास्तव में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो आप शुक्ल और नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी टेस्ट सीरीज जरूर लें। भीष्म साहनी, ये एक और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने अलग तरीके से भी, कुछ विद्यार्थी अगर ट्रिक से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो सीधा भी पढ़ सकते हैं ये ट्रिक कि 1967 ईस्वी में जरोखा उपन्यास, 1967 ईस्वी में जरोखा उपन्यास की रचना हुई थी, जो आर्य समाजी परिवार का चित्रण करता है। किसका? आर्य समाजी परिवार का चित्रण करता है, एक बच्चे के माध्यम से है। 1970 ईस्वी में कड़ियां उपन्यास की रचना हुई थी, जिसमें दाम्पत्य जीवन में स्त्री की असहाय दशा का चित्रण है। दाम्पत्य जीवन में स्त्री की असहाय दशा का चित्रण है। 1973 ईस्वी में तमस की रचना हुई थी, जिसमें सांप्रदायिक दंगों की विभीषिका का चित्रण है और 5 दिनों में दंगों की पूरी स्थिति का चित्रण किया गया है। 1980 ईस्वी में बसंती की रचना हुई, दिल्ली महानगर में झुग्गी झोपड़ी वालों की दुर्दशा का चित्रण है। इसमें बसंती जो उपन्यास है, इसमें दिल्ली महानगर में झुग्गी झोपड़ी वालों की दुर्दशा का चित्रण है। 1988 ईस्वी में मयादास की माड़ी, मयादास की माड़ी एक पंजाब का क्षेत्र है, 1840 से लेकर 1920 ईस्वी तक का इसमें चित्रण किया गया है। 1993 ईस्वी में, कब? 1993 ईस्वी में कुंतो की रचना हुई थी। कुंतो उपन्यास जो है वो नारी जीवन की पीड़ा का चित्रण करता है। 2000 ईस्वी में नीलू, नीलिमा, नीलोफर की रचना हुई थी, जो अंतर धार्मिक विवाह की समस्या या स्त्री नियति का चित्रण करता है। उसके बाद ये तमस के बारे में कि तमस को 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तमस पर, तमस नाम से ही 1988 ईस्वी में गोविंद निहलानी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया था। तमस को 35वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। प्रमुख पात्र नथु की भूमिका प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी ने निभाई थी।
आगे बात करते हैं तमस के पात्र की बात करें तो नत्थु जो है वो हिंदू है, सूअर को मारने वाला। इसमें क्या होता है, तमस में दंगे भड़काने के लिए क्या होता है कि दंगे भड़काने के लिए क्या है कि सूअर को मारकर मस्जिद के आगे गिराना होता है, तो उसी भी ताकि दंगे भड़क से। तो इस तरह के काम वर्तमान में होते हैं, लोग सचेत रहें, ठीक है ना। तो लोगों का कोई दीन मान और धर्म रहा नहीं है, सिर्फ आपको अपने दीन मान और धर्म पर ही कायम रहना है। और दीन मान और धर्म यही कहता है कि आप किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते, आपको ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है किसी भी स्थिति में किसी का भी बहाना लेकर, चाहे धर्म है जाति है, किसी का भी बहाना लेकर आपको किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ी होती है हत्या, और हत्या के बदले हत्या की जा रही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि फिर भी वो इंसान जिसने हत्या की है उसमें उसको आप हैवान कहते हो और आप अपने उस हत्या का बदला लेके अपने आप को भगवान कहते हो, तो मुझे तो लग नहीं रहा कहीं से भी ये भगवान वाला मामला है, ठीक है ना। अगर किसी इंसान ने हत्या की है तो वो दोषी है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन तरीके से कानून के आधार पर मिलनी चाहिए। और आप भी अगर हत्या के बदले में हत्या जैसा कार्य करते हैं तो फिर आप मेरे उसमें ज़्यादा अंतर है नहीं, आप दोनों ही राक्षस की श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है। मुराद अली मुस्लिम सूअर मारने वाला, ठीक है, सूअर को मरवाने वाला है, भी सूअर को मरवाता है। कालू जो है वो ईसाई है, सूअर को छकड़े पर लाद कर लाने वाला है, ठीक है। मेहता जी है, बख्शी जी है, जरनेल है, सरदार है, शंकर है, ये सारे के सारे इसके और भी बहुत सारे पात्र हैं, प्रमुख पात्र कुछ के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और बता दूं, ठीक है ना, क्योंकि सारा बोर्ड पर लिखना थोड़ा आसान नहीं होता। कि जो मयादास की माड़ी है जिसमें अंग्रेजों ने अमलदारी का आरंभ किया था, 1840 ईस्वी में अंग्रेजों ने अमलदारी का आरंभ किया था, जिसका नए जमींदारों ने साथ दिया था। क्या? मयादास की माड़ी। खालसा राज्य की 3 पीढ़ियों का इसमें इतिहास है। कुंतो जो उपन्यास है में विभाजन से पूर्व के पंजाब की एक आर्य समाजी महिला, कुंतो की कहानी के माध्यम से, कुंतो में विभाजन से पूर्व के पंजाब की एक आर्य समाजी महिला कुंतो की कहानी के माध्यम से नारी की त्रासद नियति का चित्रण किया गया है। उसे चुपचाप अपने पति का पर स्त्री गमन देखना पड़ता है इसमें कुंतो को, ठीक है ना। नीलू नीलिमा नीलोफर में अंतर धार्मिक विवाह की समस्या के माध्यम से स्त्री नियति का चित्रण किया गया है। नीलू मुसलमान है और वह हिंदू युवक सुधीर से प्रेम करती है। नीलिमा हिंदू है जो मुसलमान युवक अल्ताफ से प्रेम करती है। सुन ले, नीलू मुसलमान है, वह हिंदू युवक सुधीर से प्रेम करती है। नीलिमा हिंदू है जो मुसलमान युवक अल्ताफ से प्रेम करती है। कड़ियाँ उपन्यास जो है वो आपका बंटी की कथा वस्तु पर आधारित है, पर आपका बंटी सा वो मार्मिक नहीं बन पड़ा है, क्योंकि इसमें भी बच्चे के माध्यम से देखा गया है, तो आपका बंटी जैसा वो नहीं बन पड़ा है। कोशिश की गई कि आपका बंटी जैसा बने। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या बहुत पुरानी है। तमस के बारे में लिखा गया है कि भारत में सांप्रदायिकता की समस्या बहुत पुरानी है, जिसका फायदा उठाकर पहले अंग्रेजों ने इसे गुलाम बना लिया और आज़ादी के बाद इस देश के नेताओं ने इसका फायदा उठाया। राजनीतिक दल आज भी इसका घृणित उपयोग कर रहे हैं। सांप्रदायिकता की आग में जो मारे जाते हैं वे न हिंदू है न मुसलमान है, वे केवल इंसान है, ठीक है ना। तो एक शिक्षक होने के नाते और एक गाना भी है कि हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो इंसान की औलाद को इंसान ही बनना चाहिए और भगवान बनने की और हैवान बनने की जो है भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। गोपाल राय के अनुसार तमस, गोपाल राय कहते हैं कि तमस उस अंधकार का द्योतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढक लेता है। भी सांप्रदायिकता जो है ना, सांप्रदायिकता को ही तमस माना गया है कि सांप्रदायिकता जो है ना वो एक ऐसा अंधेरा है जो उसमें जकड़ा जाता है, जो उसके जाल में फंस जाता है, उसकी इंसानियत और उसकी संवेदना जो होती है वो मर जाती है। उसको सिर्फ वो संप्रदाय ही नजर आता है और संप्रदाय के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है और मर सकता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है उसकी संवेदना जो है, उसकी जो इंसानियत है वो कहीं ना कहीं उस अंधेरे में खो जाती है, वो नज़र नहीं आती है। तमस के बारे में भीष्म साहनी अपनी आत्मकथा आज के अतीत, भीष्म साहनी की आत्मकथा है आज का अतीत, आज के अतीत,
जिसमें लिखते हैं भीष्म साहनी के बारे में। जो बलराज साहनी है उनके छोटे भाई थे, बलराज साहनी के छोटे भाई थे। बलराज साहनी जो थे फिल्मों में काम करते थे, आप जानते हैं अक्सर इंस्पेक्टर के रोल में आते थे। उनकी एक बहुत बड़ी फिल्म है, फिल्म का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, लेकिन उसका एक गीत है कि गीत है ना, मेरी जोहरा जबी तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, ये वाला गीत है उसमें। और उसमें एक राजकुमार जी का एक डायलॉग भी है कि जानी ये चाकू है लग जाए तो खून निकल आता है, ठीक है ना। तो बलराज साहनी की भी इन्होंने जीवनी लिखी थी भीष्म साहनी ने, और इनकी खुद की जो जीवनी है वो आज के अतीत है। वो लिखते हैं आज के अतीत में, मुझे ठीक से याद नहीं कि कब बंबई के निकट भिवंडी नगर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। मुझे ठीक से याद नहीं कि कब बंबई के निकट भिवंडी नगर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, पर मुझे इतना याद है कि उन दंगों के बाद मैंने तमस लिखना आरंभ किया था। भिवंडी मुंबई में जो दंगे हुए थे उनको देखकर उन्होंने तमस लिखना आरंभ किया था। यह सचमुच अचानक ही हुआ, पर जब कलम उठाई और कागज सामने रखा तो ध्यान रावलपिंडी के दंगों की ओर चला गया। रावलपिंडी में रहने वाले थे और बहुत छोटे थे। इनका जन्म रावलपिंडी में ही 1915 ईस्वी में हुआ था। निधन इनका 2003 ईस्वी में बंबई में हुआ होगा, ठीक है ना। तो रावलपिंडी के जो दंगे थे, ये छोटे से थे तब इन्होंने रावलपिंडी के अंदर दंगे देखे थे, तो तब से कहीं न कहीं इनके दिमाग में बैठी थी। तो वो लिख तो उस दंगे को देख कर रहे थे और उनकी लेखनी जो है कहीं न कहीं उन दंगों पर चली गई थी। तो ये थे भीष्म साहनी के उपन्यास। मुझे लग रहा है आपको पसंद आए होंगे। अगर इसी तरह से अगर आप चलना चाहते हैं तो मैसेज अवश्य करें और लाइक और शेयर अवश्य कर दें ताकि लगातार बने रहें। जय हिंद।